गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास में जो नेक्स्ट टॉपिक है कंटिन्यू करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग डेटा। देखिए हमारा टॉपिक आज ये है ऑर्गेनाइजिंग डेटा, कि हम डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, क्या मीनिंग होता है ऑर्गेनाइज का। देखिए डेटा मैंने आपको बताया था कि हम कुछ इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करते हैं और जो इंफॉर्मेशंस हैं उनको हम जो है डेटा बोलते हैं, इंफॉर्मेशंस को। अब उन इंफॉर्मेशंस को जब हम कलेक्शंस करते हैं तो वो एक सिस्टमेटिकली ढंग से नहीं होती, एक जो है प्रॉपर वे से नहीं होती। पहले जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसको रॉ डेटा बोलते हैं। रॉ डेटा ये जो है सिस्टमेटिकली ढंग से नहीं होता डेटा, तो अनऑर्गेनाइजेशन जो है आप मान के चलिए अनऑर्गेनाइज्ड डेटा होता है। तो फॉर एग्जाम्पल्स कि किस टाइप की बात कर रहा हूं मैं, जैसे मैं एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूं आपकी क्लास में। एग्जाम्पल्स ये है, ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वाज आस्क्ड फॉर देयर फेवरेट सब्जेक्ट्स। तो 8th क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं, मैं सपोज कर लेता हूं 22 स्टूडेंट्स हैं 8th क्लास में एक सेक्शन में, और मैं उनसे उनका फेवरेट सब्जेक्ट पूछता हूं कि बच्चे का फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। जैसे पहला बच्चा खड़ा होगा, फर्स्ट रोल नंबर या नाम जो भी है, तो वो कहता है कि एसएस है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट। सेकंड स्टूडेंट कहता है मैथ है, थर्ड कहता है साइंस है, फोर्थ कहता है इंग्लिश है, ये कहता है मैथ है, फिर एसएस है। तो आप देख सकता है कि जो बच्चे जो है वो सब्जेक्ट्स को रिपीट करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि 8th क्लास तक जो है हम 5 या 6 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कम से कम जो है 5 या 6 सब्जेक्ट होते हैं हमारे पास। तो उनमें बच्चे का जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो बताएंगे, तो वही सब्जेक्ट बार बार रिपीट हो जाएंगे जो आप देख रहे हैं। अब ये जो इंफॉर्मेशन है ये जो है इनिशियली इंफॉर्मेशन है जो हमने बच्चों से कलेक्ट की है, तो इसको हम बोलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड डेटा, अनऑर्गेनाइज्ड डेटा। और इसको रॉ डेटा भी बोलते हैं। रॉ का मीनिंग होता है कच्चा, ये रॉ डेटा भी है। अब इसको हम क्या है ऑर्गेनाइज करेंगे। देखिए मैं एक टेबल बनाता हूं, टेबल, और टेबल में यहां लिखता हूं टेबल। तो टेबल के अंदर यहां मैं लिखता हूं सब्जेक्ट, फर्स्ट कॉलम में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट्स। ये मैं टेबल क्यों बना रहा हूं? देखिए यहां से जो हमारे को इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो, मैं ये मान लो आपसे पूछता हूं कि विच इज द मोस्ट लाइक्ड सब्जेक्ट, मैं आपसे पूछूं तो आपको यहां टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम लगेगा बताने में। मैं पूछ रहा हूं आपसे कि जो है विच इज द मोस्ट लाइक्ड सब्जेक्ट, या विच इज द लिस्ट जो है लाइक्ड सब्जेक्ट। लिस्ट या मोस्ट लाइक्ड सब्जेक्ट कौन सा है, या कितने बच्चे हैं जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे इसके अंदर हो सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर आप यदि मान लो ऑब्जर्वेशन करते हैं और यहां से आप आंसर देते हैं तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम ज्यादा लगेगा और गलती के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हम इस डाटा को क्या है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एक सिस्टमेटिकली ढंग से डाटा को हम जो है अरेंज कर रहे हैं, ये मीनिंग है। अब इसमें एक तो मैंने सब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्ट। देखिए हमारे पास सब्जेक्ट कितने हैं, एक ऐसे सब्जेक्ट है, एक मैथ है, और साइंस है, इंग्लिश है, इंग्लिश, बाकी यही सब्जेक्ट है, शायद 5 सब्जेक्ट हैं जो आप देख रहे हैं। ये 5 सब्जेक्ट्स जो है वो मैंने लिख दिए हैं। अब इसमें एक टैली मार्क्स होता है जो आप 9th क्लास में पढ़ते थे, टैली मार्क्स। टैली मार्क्स में हम क्या करते हैं, छोटे बच्चों को सिखाने का एक तरीका होता है। जैसे मान लो सबसे पहले एसएस है, एसएस जो है आ चुके हैं, यहां टिक मार्क भी कर सकते हैं, 1 लगा देंगे एसएस आ गया, एक बार आ गया। फिर दोबारा एसएस ये आ गया, तो एक डंडा और लगा देंगे यहां। फिर एसएस ये आ गया, ये तीसरा लगा देंगे। फिर एसएस यहां भी आ गया, 4th लगा देंगे, 4। और फिर एसएस यहां आ गया तो इसको कट कर देंगे। इसका मीनिंग क्या है, ये 5 हो गई, 5 बार एसएस आ चुके हैं, यहां भी टिक मारा करते हैं ना,
और ये 6 है, ये है। तो ऐसे आपने लगाने हैं, और भी ऐसे जो लास्ट वाला है कि एक और आ जाएगा। तो अब ये काउंट करने का तरीका है कि इसमें आप निशान लगाते रहे। यहां आप जो है 5 को देखो, एक डंडा का मीनिंग है एक बार आया है वो सब्जेक्ट, एसएस के सामने लिख रहे हो तो 4 डंडे लगा के क्रॉस करते हैं तो 5 बार हो गया। ये क्रॉस वाला भी काउंट होगा, तो ये 5 है, 5 और 2 7। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एसएस पढ़ने वाले जो फेवरेट सब्जेक्ट है, 7 स्टूडेंटों का एसएस फेवरेट सब्जेक्ट है। ऐसे आपने मैथ के लिए करना है। मैथ वाला ये करोगे तो 5 बच्चे आ जाएंगे, इसमें करके देख लेना 5। और साइंस वाले में 6 बच्चे आ जाएंगे, मैं बुक में से देख के लिख रहा हूं। और यहां पे जो है 4 आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। तो टोटल हमारे पास ये एक टेबल बनेगी। अब इसको जो है, ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, ये ऐसे सब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी 7 है। फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या है कि इस चार्ट में या इसमें स्टेटमेंट में ऐसे 7 टाइम्स आया है, तो दिस इज नोन एज 7 इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएस। तो इसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी बोलते हैं। इस टेबल का नाम फिर क्या है, ये फ्रीक्वेंसी होती है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी बोलते हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी होती है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट है, इसको हम जो है दूसरा नाम इसका होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, तो इसको आप जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी बोलते हैं। अब इसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ये तो सिर्फ एक जस्ट काउंटिंग करने का तरीका है। यदि आप बच्चा डायरेक्ट काउंटिंग कर ले यहां से, तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं बीच वाले कॉलम को। और किसी को काउंटिंग करने में दिक्कत आती है तो आप इसको लिखें, ताकि आपको जो है पता लग जाए कि हमने कैसे काउंटिंग करनी। अब लोअर क्लासेस में आपने क्या किया था कि इस तरह की टेबल्स आपको गिवन होती थी। आप जो है पिक्टोग्राफ और बार जो है ग्राफ बनाते थे, बार ग्राफ बनाते थे। यदि आपने ध्यान दिया हो तो इसका भी हम पिक्टोग्राफ भी बना सकते हैं और इसका बार ग्राफ भी बना सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करता हूं इस टॉपिक को कि अगला जो सिस्टम आता है। देखिए ये जो है, ये जो चार्ट मैंने बनाया है, टेबल मैंने बनाई है, इसको ये सिस्टमेटिकली ढंग से जो है डेटा को हमने एक ऑर्गेनाइज कर दिया। तो यही टॉपिक था हमारे पास, ऑर्गेनाइजिंग डेटा, कि डेटा को आपने ऑर्गेनाइज कैसे करना है। अब इसमें आप कह सकते हैं कि मोस्ट लाइक्ड सब्जेक्ट जो है वो एसएस है यहाँ पे, और जो लिस्ट है वो इंग्लिश है। जो है लिस्ट लाइक्ड सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश है। तो इसके अंदर आप जो है क्लियर देख सकते हैं, तो बड़े आराम से आप इसके क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं टेबल से। इससे कंपैरेटिवली इसमें बड़ा इजी रहता है। तो इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज या सिस्टमेटिकली डेटा। हमने जो है सिस्टमेटिकली डेटा जो है कन्वर्ट कर दिया। जो ये जो है सिस्टमेटिकली नहीं था, इसको हमने सिस्टमेटिक ढंग से कन्वर्ट कर दिया। और इसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलते हैं, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इन नंबर्स को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं जो आप देख रहे हैं। अब इसमें एक ट्राई दीज के अंदर भी आपको एक दिया हुआ है, तो ट्राई दीज का आप कोशिश करके देखना और ये बढ़ा के देखना, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अब आता है ग्रुपिंग डेटा। ग्रुप होता है कि जैसे 4 बच्चों का हमने ग्रुप बना दिया, 5 बच्चों का ग्रुप बना दिया, तो उसको बोलते हैं ग्रुप। तो यहां भी सेंस सेम वही है। ग्रुपिंग डेटा क्या होता है, जैसे हमारे पास ये जो आप देख रहे हैं, कई बार ये डेटा काफी बड़ा हो जाता है। अभी तो इसमें 22 स्टूडेंट थे, तो इसमें बहुत ज्यादा स्टूडेंट हो जाते हैं, या जो है डेटा लार्ज हो, तो उस केस के अंदर जो है हम ग्रुपिंग डेटा यूज करते हैं। ग्रुपिंग डेटा यूज करते हैं यदि डेटा लार्ज हो जाता हो। लार्ज किस केस में, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल समझाता हूं आपको कि ग्रुपिंग डेटा की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, रिक्वायरमेंट क्यों है। कि एग्जांपल, कंसीडर द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 50 मार्क्स में से बच्चे नंबर लिए हैं 50 में से, ऑब्टेन्ड इन मैथ्स बाय 60 स्टूडेंट। अब 60 स्टूडेंट्स के नंबर ये हैं। देखो, एक पहला स्टूडेंट है कोई, उसके 21 मार्क्स है आउट ऑफ 50, दूसरे के 10 है, तीसरे के 30 है, 22 है, 33 है, ऐसे है।
और ये पूरे जो है ये लास्ट तक जो है 60 स्टूडेंट्स, जो लास्ट रोल नंबर है 60 उसके 17 मार्क्स है। तो ये मैंने डैश 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 लगा दिया। आप बुक में सारे ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं, सभी बच्चों के अलग अलग नंबर लिखे हुए हैं। तो अब मान लो 60 स्टूडेंट्स को जो है यदि हम ये टेबल बनाए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो प्रत्येक जितने नंबर आए हैं वो नंबर इसमें लेने पड़ेंगे। यहां तो क्या आएगा, नंबर ऑब्टेन्ड, सबसे कम नंबर कितने आए, फिर उससे आगे चलता रहेगा। और यहां आएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो नंबर कितने बच्चों के आए। अब इसके अंदर रेपिटेशन है, रिपीट हो जाता है। हो सकता है 21 यहां है, हो सकता है 21 और भी इसमें मिल जाए हमारे को, ठीक है। और बच्चों के 2 बच्चों के 3 बच्चों के 5 बच्चों के इक्वल नंबर आ सकते हैं, तो इक्वल आ सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओगे तो वो बन जाएगी, इस टेबल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बन जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये है कि ये भी जो है थोड़ा सा लेंथी भी होगा इससे, और जो इससे हमारे को एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन जो है लिखने में टाइम लगेगा, इसके अंदर टाइम कंज्यूमिंग है। तो उस केस में क्या है कि जब लार्ज डेटा होता है तो हम उस केस में ग्रुपिंग डेटा करते हैं। अब ग्रुपिंग क्या है कि मैं ये सपोज कर लेता हूं, यहां पे ध्यान दें, ये मेरे पास टेबल बना रहा हूं मैं, और यहां से कर लेता हूं स्टार्टिंग से। ये अब ये हमारे पास ग्रुप है, ग्रुप 0 to 10, ये है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट। अब हमने एक एक नंबर इंडिविजुअली नहीं लिया, मैंने क्या कह दिया 0 से 10 तक जो बच्चे हैं जिसके 10 से लेस नंबर आए हैं, 0 और 10 से लेस, वो यहां आ जाएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये टैली मार्क्स वाला मैंने कट कर दिया है, आप डायरेक्ट काउंट कर लेंगे इसमें। अब 0 से 10 वाले जितने बच्चे हों, जैसे मान लो 10 नहीं लेना हमने, 0 to 10 में 10 से लेस लेना है, 0 लेना है और 10 से लेस लेना है। अब इसके अंदर जैसे काउंट करेंगे हम 0 to 10 वाले, आप बुक में पूरा डाटा कंप्लीट देख के उसमें काउंट करते हैं 0 से 10 वाले, सिर्फ 2 बच्चे मिलेंगे आपको। फिर 10 to 20 में क्या है कि 10 तो इंक्लूड होगा इसमें, लेकिन 20 से लेस, 20 इसमें नहीं होगा। तो अब 10 से 20 जैसे नंबर हमारे पास जो है ये 10 है, 1 हो जाएगा, तो ये काउंट हो जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। और 20 तक और जिस तरह हमारे पास नंबर है 12 है, ये आ जाएगा। तो 20 से लेस वाले और 10 या 10 से ग्रेटर वाले, तो वो नंबर आप लोगे तो ये हमारे पास डाटा में आ जाएंगे 10। और इसके बाद आता है 20 to 30 जो नंबर लिए, 21 स्टूडेंट ने लिए, और 30 to 40 जो लिए वो 19 स्टूडेंट ने लिए, और 40 to 50 जो है 7 स्टूडेंट्स थे, और 50 to 60 और टोटल सिर्फ इसमें एक स्टूडेंट था। और टोटल आप करोगे, आप टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास हैं, दिस इज 60। अब ये क्या है कि ये डाटा जो है हमने ग्रुप बना दिए 0 to 10, इसका अर्थ है 0 वाला बच्चा होगा वो इसमें आएगा, 10 से लेस वाला आएगा। ये क्या है कि ये इंटरवल भी बोलते हैं इसको, इंटरवल। ये ग्रुप है मार्क्स ऑब्टेन्ड के, और इस ग्रुप में 2 स्टूडेंट आए, 10 to 20 मार्क्स वाले ग्रुप में 10, 20 से 30 वाले में 21। ये हमने ग्रुप्स बना दिए, और ग्रुप्स को जो है इसको इसके अंदर कन्वर्ट कर दिया। और अब आप एक बार ध्यान से देखिए कि मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं, जो ये ऊपर ग्रुप बना रखे हैं जो मार्क्स ऑब्टेन्ड के, इनको इंटरवल बोलते हैं, इंटरवल। और ये लोअर लिमिट होती है इंटरवल की, ये अपर लिमिट होती है। जैसे मान लो कोई भी इंटरवल है, मान लो 30 to 40 ले लिया आपने, तो ये लोअर लिमिट कहलाएगी, लोअर लिमिट, और ये अपर लिमिट कहलाती है, अपर लिमिट। ये टोटल इंटरवल है, और इंटरवल में ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। जितने भी इंटरवल्स आपको दिखाई दे रहे हैं आपके इंटरवल्स, तो इसमें ये लोअर है, ये अपर है। तो एक चीज तो आपने ध्यान रखनी है कि जो इंटरवल जो मैं देख रहा हूं 0 to 10 है, फिर 10 to 20 है, 20 to 30 है,
तो इसमें जो अपर लिमिट्स हैं, अपर लिमिट्स जो है वो यहां इंक्लूड नहीं होंगी इसके अंदर। अब जैसे 10 है, यहां अपर लिमिट है, लेकिन यहां 10 क्या है, लोअर लिमिट, तो 10 नेक्स्ट में इंक्लूड होगा। 10 क्या है, नेक्स्ट में इंक्लूड होगा। तो इसको हम ये मानेंगे कि 0 मार्क्स वाला स्टूडेंट इसमें आएगा और अंडर 10 वाला आएगा। 10 वाला नहीं आएगा, अपर लिमिट 10 है तो 10 वाला नेक्स्ट में जाएगा। अब इसमें कौन से बच्चे आएंगे, इसमें 10 मार्क्स वाला आ जाएगा और 20 से लेस वाला आएगा, 20 वाला नहीं आएगा, 20 वाला नेक्स्ट में जाएगा। तो जो अपर है और लास्ट में जो 60 नंबर वाला है वो आएगा इसमें। लास्ट वाला जो है नंबर, जो हमारे पास इंटरवल है या ग्रुप है लास्ट वाला, तो उसमें लास्ट जो लिमिट होगी, अपर लिमिट, वो इंक्लूड होगी। और बाकिया में अपर लिमिट जो है वो नेक्स्ट कॉलम में जब लोअर बन जाती है। तो फर्स्ट में ये अपर है, लेकिन अगले में क्या है, लोअर है ये। अब इसमें अपर है, लेकिन नेक्स्ट में क्या है, ये लोअर है। तो अपर लिमिट जो है वो नेक्स्ट वाले इंटरवल में काउंट होगी। तो ये ध्यान रखना आपने। एक विड्थ जो निकालते हैं, विड्थ या साइज या विड्थ ऑफ इंटरवल। तो विड्थ में क्या होता है, सबका साइज सेम है। देखिए, तो विड्थ में क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये फार्मूला होता है। तो यहां पे आप जो है किसी से भी निकालोगे तो 30 माइनस 20 10 आ जाएगी। दिस इज विड्थ ऑफ जो है क्लास इंटरवल, इसको क्लास इंटरवल बोलते हैं, इंटरवल। तो अब आप एक बात ध्यान रखें कि इन जितने भी इंटरवल्स आपके साइज हैं यहां पे इक्वल है। तो अब इसका आप जो है डायग्राम भी बना सकते हैं, जो अभी बताता हूं आपको इसका जो ग्राफ कैसे बनाएंगे। अब ये फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में इंटरवल्स है और सेकंड में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इनको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसको फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है। तो इन दो कॉलम्स हैं, एक फर्स्ट कॉलम है इंटरवल, सेकंड फ्रीक्वेंसीज। तो एक लाइन पे हॉरिजॉन्टली तो हम ले लेंगे मार्क्स और वर्टिकली पे ले लेंगे हम फ्रीक्वेंसीज। रिवर्स भी कर सकते हैं हम, ये हॉरिजॉन्टल ले लेंगे, वर्टिकली ले लें, तो एक ये भी हो सकता है ग्राफ, वो भी ठीक है। तो ये हम जो है, ये सपोज करता हूं, ये मेरे पास एक लाइन है हॉरिजॉन्टल जो आप देख रहे हैं, और ये है वर्टिकल। तो हम यहां लिख देते हैं कि जो क्लास इंटरवल्स हैं या मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट हैं, वो यहां पे हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड, वो एक्स एक्सिस पे है, इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, और ये वर्टिकल लाइन है, इस पे क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं हम। तो यहां मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले देखो 0 to 10, तो 0 to 10 में क्या है, 2 है, तो ये हम 2 के यहां लगा देंगे कि 1 सेंटीमीटर, देखो 2 स्टूडेंट्स, 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20 और 22। ये स्केल आपने लिखना है। स्केल क्या लिखेंगे यहां पे, स्केल 1 जो है सेंटीमीटर इक्वल टू 2 अलोंग वर्टिकल लाइन। हमने इसमें क्या है, 1 जो है, ये ध्यान रखें कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैंने वर्टिकल लाइन के लोगों ने ये लिख सकते हैं आप कि वी रिप्रेजेंट जो मार्क्स ऑब्टेन्ड अलोंग हॉरिजॉन्टल लाइन एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है अलोंग वर्टिकल लाइन, ये आप मेंशन कर सकते हैं सॉल्यूशंस के अंदर। और फिर स्केल में क्या लिखोगे कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स अलोंग वर्टिकल लाइन। और यहां जो विड्थ है, विड्थ जो है वो आप ले लेंगे 1 सेंटीमीटर की। तो अब सबसे पहले देखो 0 to 10 है, 0 to 10 यहां आप ले लेंगे 10 मार्क्स,
फिर ले लेंगे 20 इक्वल डिस्टेंस पे 30 40 50 60, ये 60 तक है। और आप इसमें लिख देंगे यहाँ पे, ये मैंने वर्टिकल लाइन का लॉन्ग है, यहां लिख देंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मार्क्स। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मार्क्स, ये अलोंग हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये वर्टिकल लाइन होती है। तो इसके अलोंग आपने क्या लिया वो लिख दिया सारा, ठीक है। तो ये आपने करना है। अब आप यहां देखिए, यहां 0 to 10 2 स्टूडेंट हैं, तो 0 यहां पे होगा, 0 स्टार्टिंग और 10 यहां पे, तो 2 के सामने, और ये हमारे पास एक पोल बन जाएगा, ये पोल फर्स्ट। सेकंड 10 to 20 10, तो 10 to 20 10 वाला जो है ये बिल्कुल जाएगा 10 तक ही, 10 तक। ये आप बिल्कुल मेजरमेंट एग्जैक्ट करेंगे, बिल्कुल ये इनकी जो विड्थ आएगी वो सेम आएगी, ये ध्यान रखना। यहां थोड़ा सा हो सकता है आपको डिफरेंशिएट लगे, क्योंकि ये मैं फ्री हैंड से बना रहा हूं, आपने पेंसिल स्केल से बनाना है, एग्जैक्ट मेजरमेंट करनी है। ये 10 के इक्वल आएगा, ये 10 के इक्वल आएगा। अब 20 to 30, 20 to 30 है 21, तो 20 to 30 21 में आप इसको आगे ले जाओ कहे, और 21 के बीच में आएगा, और इसको फिर आगे ले जाओ, और ये मिला दो। और इसमें 30 to 40 19, 30 to 40 19, 19 जो है यहां होगा बीच में, यहां, और इसको आगे ऐसे करोगे, ये 19 आ जाएगा, और ये 7 आ जाएगा, 7 यहां आ जाएगा, 7, और लास्ट 1 आ जाएगा, 1 इसका बीच का आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये जितने भी पोल्स खड़े हुए हैं, रेक्टेंगुलर जो है पोल्स हैं, और इनकी जो विड्थ है वो इक्वल होगी, और बीच में कोई गैप नहीं आएगा। गैप क्यों नहीं आएगा? देखो 0 to 10, फिर 10 to 20, ये कंटिन्यूअसली है, तो कंटिन्यूअसली है तो कोई गैप नहीं आएगा बीच में। जैसे आपको बार जो ग्राफ है उसके अंदर बीच में गैप लेते हैं हम, क्योंकि वहां अलग अलग थिंग्स होती हैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे, लेकिन यहां पे मार्क्स है और बीच में कोई गैप नहीं है, तो गैप नहीं है। तो ये इसको, इस डायग्राम को बोलते हैं हिस्टो डायग्राम, जो है हिस्टोग्राम बोलते हैं इसको, हिस्टोग्राम। इसका नाम है हिस्टोग्राम। अब ये हिस्टोग्राम बनाने का मैंने आपको तरीका बता दिया कि आपने कैसे हिस्टोग्राम बनाना है, और आप बुक में कुछ और एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, और इससे जो रिलेटेड आपको हो सकता है कि ये हिस्टोग्राम गिवन हो और कुछ क्वेश्चंस नीचे दे दे आपको, आपने हिस्टोग्राम को ऑब्जर्व करके और आपने उनके आंसर देने हैं क्वेश्चंस के, ऐसा भी पॉसिबल है। और आज मैंने ये 5.1 एक्सरसाइज करवा दी है, कल मैं इसके कुछ प्रॉब्लम वगैरह डिस्कस करूंगा आपके साथ। और ये ट्राई दीज, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि ट्राई दीज आपने जरूर डिस्कस करने हैं, और बड़े अच्छे ढंग से आपने इसको मेंटेन करना है ट्राई दीज को। जो बच्चा ट्राई दीज को कर जाएगा तो उसके लिए एक्सरसाइज नथिंग, कुछ नहीं है। थैंक यू वेरी मच।